नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं और आईएमएफ पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि आप अपनी डिफेंस बजट कम करें, तब हम आपको लोन देंगे या भीख देंगे या कर्जा देंगे, जो भी है उनको देना। और पाकिस्तान अपना जो बजट है आर्मी के ऊपर, रक्षा बजट, वो कम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया उसके ऊपर हमला कर देगा। ऐसा जिसकी आवाम खाने को तरस रही हो, जिसे बूंद बूंद पानी की आवाम तरस रही हो, आटा घर में नहीं है खाने को, और वो रक्षा बजट पे अपना सारा पैसा खर्च कर देता है। तो आइए आरजू काजमी की इस वीडियो को देखते हैं कि आरजू काजमी क्या कहते हैं इस वीडियो में, और उनके जो होस्ट हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बजट के लेकर। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया सर। और सर हम आज जाहिर है बात करेंगे पाकिस्तान की भी और भारत की भी, और डिफेंस बजट की भी बात करेंगे, जो कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ अगर हम आए तो आईएमएफ की तरफ से अभी तक हमें लोन नहीं मिला है, और कहा यही जा रहा है कि आईएमएफ की ये शर्त है या ये कंडीशन है कि डिफेंस बजट कम किया जाए, पाकिस्तान का आर्मी के ऊपर खर्चा कम किया जाए तब ही मिलेगा। बाकी कंडीशंस माननी है पाकिस्तान ने, आर्मी के ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि जी हमें आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। तो आपको लगता है कि ये मैनेज कर पाएंगे बगैर आईएमएफ के? इसमें तीन चार पेचीदगियां हैं। एक, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आईएमएफ उनको कहेगा कि डिफेंस पे पैसे ना खर्च करें। कम करने को कैसे? जो भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर दे विल बी दैट स्पेसिफिक। अनलेस सब्सिडीज हैं तो वो जरूर कहेगा कि ये सब्सिडी को आप जरूर काटें। जैसा उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, आपने देखा गैस की कीमतें बढ़ा दी, और उन्होंने कहा कि आप जो डॉलर को कंट्रोल करते थे ना, फिक्स करते थे प्राइस, तो उस डॉलर को भी फ्री करा दें। तो इस तरह के ये फिस्कल पॉलिसीज को वो देते हैं, डिफेंस पॉलिसी में वो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पब्लिक को गलत बयानी कर रहे हैं कि दिस इज द रीजन वाई। आई थिंक द रियल रीजन ये है कि आपका 30% डेट चाइना को है, तो सबसे बड़ा आपका क्रेडिटर चाइना है। तो ये आप, आईएमएफ कह रहा है कि आप जाइए और चाइना से रिलीफ लेकर आइए, कि चाइना को कहें कि आप डेट रिस्ट्रक्चर करें और आपके डेट पेमेंट्स के बारे में कुछ अरेंज करें, एंड देन उसके बाद जो बच जाता है वो आईएमएफ विल स्टेप इन। उसके दो वजूहत है। एक, बेसिकली नाउ आईएमएफ इज फुली डोमिनेटेड बाय द यूएस। यूएस इज द बिगेस्ट, और ये जो डेट डिप्लोमेसी जो कहते हैं ना चाइना की, उससे तो काफ़ी चिड़े हुए हैं। आपने सुना होगा जैनेट येल्सन ने अभी भी कहा कि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ये उसी का नतीजा है कि अब जो जो कंट्रीज चाइना से पैसे लोन लेकर फंस जाएंगे, वो आईएमएफ को आने से पहले दे विल हैव टू रिस्ट्रक्चर देयर लोन्स विद चाइना। क्योंकि अगर चाइना की डेट डिप्लोमेसी की वजह से आपकी इकोनॉमी खराब हो रही, तो देन व्हाई आर यू गोइंग टू चाइना? दैट इज द पॉइंट दैट आईएमएफ इज मेकिंग। तो आईएमएफ का मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट यही है कि आपने इतने पैसे चाइना से लिए, पहले चाइना से डेट क्लियर कराइए। और मुझे लगता है कि जो दूसरे बड़े डोनर्स हैं जैसा यूएई और सऊदी अरेबिया, वो आईएमएफ के पीछे छुपकर आपको पैसे नहीं दे रहे बेसिकली जैसे कि आप आईएमएफ से क्लियर करें, वी ऑफ कोर्स वी वांट टू गिव यू, बट पहले तो आप आईएमएफ से क्लियर करें। हाउ कैन वी गिव यू विदाउट गिविंग इट टू आईएमएफ? दूसरी चीज ये है कि ये जो आपका जो 6.5 से 7.5 बिलियन डॉलर का जो आईएमएफ का जो ओरिजिनल पैकेज 2019 में इमरान खान के अंडर नेगोशिएट किया था, उसको 1 बिलियन बड़ा है सिर्फ, राइट? तो राइट नाउ यू आर गोइंग टू गेट ओनली $2 बिलियन आईएमएफ से। वो पूरे नहीं मिलने वाले। 2 बिलियन के लिए इतना ऊपर नीचे होने की क्या जरूरत है? अगर आप कोई चीजें एक्सपोर्ट करें, इनफैक्ट आप थोड़ा, अगर आप थोड़े दो क्रिकेट स्टेडियम्स ऑक्शन कर दें मिसाल के तौर पे किसी फॉरेन कंपनी को, शायद आईपीएल के कंपनीज माइट बी इंटरेस्टेड इन होस्टिंग टूर्नामेंट्स वहां पर, तो फॉरेन करेंसी उस तरह भी आ सकती है ना। यू हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग। सर वो तो यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आ रहे, इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही। वो वहां पे कैसे स्टेडियम कैसे ले लेंगे यहाँ पर? नॉन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है ना, जो नॉन इंडियन
इन्वेस्टर्स, ओके, अफ्रीका, राइट। साउथ अफ्रीका, बिग बैश वगैरह, उनके हम्म, थ्रू दे कैन ट्राई टू डू बेसिकली वन वे टू डू दिस इज टू सेल गवर्नमेंट एसेट्स टेम्पररीली। हम्म, लेकिन पाकिस्तान का चैलेंज इज नॉट द टेम्पररी वन, फिर ये दोबारा फिर उसी सिचुएशन में फिर आ जाएंगे आप। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा ना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और इंपोर्ट्स की वजह से ये फंस रहे हैं ना, एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स ज़्यादा और इन्फ्लेशन ज़्यादा, तो इसलिए वो करेंसी डिफॉल्ट हो रहे हैं। इकोनॉमी एक तरफ है, इनके पास बेसिकली डॉलर नहीं है। सी दैट्स द आईएमएफ क्राइसिस, आपके पास डॉलर नहीं आ रहा है, एंड बिकॉज अब आपकी इतनी करेंसी कमजोर हो गई है कि नोबडी इज गोइंग टू डू बिजनेस विथ यू इन योर करेंसी, राइट? सो दिस इज द चैलेंज। और मुझे लगता है कि आईएमएफ इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर सो मच इन द डिफेंस इश्यूज, लेकिन अगर उनको भांप लग गई है कि ये दूसरी तरीके से मिलिट्री को पैसे दे रहे हैं राइट, तो which is corruption and good governance के तहत, then that is why they might interfere in the middle. और दूसरी चीज ये है कि IMF will be happy if Pakistan doesn't go to IMF, you know, कि इनको देखिए आप, मतलब they have to come and do your homework for you, वैसी बात हो गई ना। हाँ, कि आप इकोनॉमी को पूरा वो फिर से स्टडी कर रहे हैं, they are looking at the numbers, फिर they are trying to make fiscal policies। और इससे क्या होता है कि जो आप अगर इलेक्शंस देखें पाकिस्तान में सारी, तो एक पॉलिटिकल बयानी होती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस्लाम को बचा लेंगे, इस तरह के जनरल। दूसरी चीज ये होती है कि पॉलिसी बेस्ड डिस्कशंस कम होते हैं कैंपेन में। लाइक इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम एंड एक्सप्लेन कि मैं 1 2 3 4 स्टेप्स लेता हूँ टू एड्रेस दिस, बिकॉज ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस। वो बस यू नो शहंशाह बनने की तलाश है। सो अगर पब्लिक में ये अवेयरनेस नहीं रहा कि व्हाट इज द एक्चुअल पॉलिसी प्रॉब्लम और उस पे डिबेट्स नहीं हुए, तो द कंट्री इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू एड्रेस, बिकॉज आपको स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आ गई हैं आपकी इकोनॉमी में, विच हैज टू बी फिक्स्ड। मतलब मैं आपको, आई कैन गिव यू अ प्लान नाउ, बहुत आसान है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें, सिंपल जवाब, तो खत्म, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप तो गेहूं भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप तो पूरा एनर्जी। तो सर फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी जब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देने के लिए? जो लोग फैक्ट्रीज चलाते हैं, फैक्ट्रीज उनकी चल ही नहीं पा रही, तो फिर वो काम कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगी? लेकिन सर बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर फेल्ड स्टेट के तौर पे अनाउंस कर दें, जो कि अभी नहीं किया है, और कहते भी है कि फेल्ड स्टेट नहीं है, लेकिन इज इट पॉसिबल, जैसे लोग कहते हैं कि अगर फेल्ड स्टेट एक बार अनाउंस कर दें पाकिस्तानी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, तो उसके बाद दोबारा से पाकिस्तान को जगह पे या सही जगह पे लाना इनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जितने लोन शोन है वो इनके सारे माफ हो जाएंगे, और पता नहीं इस किस्म की कोई कहानियां सुनती हूँ मैं। लाइक सो इज इट पॉसिबल? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये आप, आई डोंट नो कि पाकिस्तान की बैंक्रप्सी लॉस क्या है। लेकिन अगर लेट्स से कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस मेरा बहुत बुरा चल रहा है, तो अमेरिका में अगर मैं बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया तो बहुत सारे लोन्स ऑटोमेटिकली माफ हो जाते हैं, लेकिन कंपनी भी खत्म हो जाती है वो आ जाती है चैप्टर 11 में कहते हैं उसको। सो इट इज गोइंग टू बी रीस्ट्रक्चर्ड बाय सम एक्सटर्नल गवर्नमेंट फोर्स। तो अगर आप अपने आप को फेल्ड स्टेट, ऐसा तो कोई स्टेटस नहीं है लीगल स्टेट, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, राइट, डिफॉल्ट अगर करते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट इनटू डीप ट्रबल। आपकी क्रेडिट रेटिंग एकदम गिर जाएगी। और ठीक है, बाज लोन्स आपको माफ शायद हो जाए, लेकिन नए लोन्स कौन देगा फेल्ड स्टेट को? तो जनाब, तो क्या, तो आप कह रहे मैं फेल्ड स्टेट हूँ, मुझे पैसे दे, वो लोग कहेंगे कि भाई अभी तो इफ्तार का वक्त हो रहा है, कल आए आप फिर हम कहेंगे 2 खजूरें ही दे दें जाते जाते, अगर इफ्तार का टाइम So I don't think people are going to buy that argument, especially। लेकिन सर चाइना की तरफ से उन्होंने कहा है कि जी सी पैक का सेकंड फेज शुरू करें, उसके लिए चाइना ने कुछ फंड भी दिया है पाकिस्तान को लग रहा है उससे कोई संभाला ले सकेंगे ये, इसलिए कि आईएमएफ की तरफ से तो इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि बस भूल जाओ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए, मतलब इट्स लाइक रीडायरेक्टिंग द मनी ना, फिर वो सीपैक के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो सीपैक में लगाने के बजाय अगर आप कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
देन फिर उस सीपेक पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज दैट मनी इज नॉट फ्री। जो जो सेकंड आ रहे हैं ना, आपको पता है जब पहले बार सीपेक के जब डील्स पड़े थे, मैंने बहुत ढूंढा था, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट सम आइडिया के लोन्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, पता है बात जगह तो शायद 20% तक है बास चीज़ों में, और कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर सकें देन बेसिकली वो 99% साल के लिए उनके पास चले जाएंगी वो लीज वगैरह। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट, मतलब इट्स लाइक बैंक से लोन लेने की तरह नहीं है ये, इट्स लाइक किसी सूदखोर के पास जाके आप लोन ले रहे हैं ना। वो किताबों में नहीं होता है मनी लेंडर जो आपको उस तरह के मनी लेंडर से लोन लेने के बराबर है चाइना से। सो आई डोंट थिंक कि चाइना इज द ओनली वे चाइना कैन ऑफर ए सोल्यूशन कि वो आपके डेट फॉरगिव कर दे। सो जैसा अफ्रीका में वैसा तो इतना बावला तो चाइना मुझे नहीं लगता। डेट फॉरगिव भी कर दिया चाइना, राइट ऑफ कर दिया, then it doesn't mean it's going to give you more money again. It's not going to say अच्छा ठीक है you owe me $20 billion, ठीक है मैं उसको जीरो कर देता हूँ और ये लो एक्स्ट्रा, वो ये लो एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा उसके बाद। वो they're going to say ठीक है भाई आपसे पैसे देने नहीं जाते, खुदा हाफिज, right? That is what is going to happen, and there are no easy solutions। ये मतलब 1 2 3 साल तक you have to have very strict discipline और स्ट्रिक्ट कंट्रोल। चक्कर ये है कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं ना आपके पास, दे आर द वंस हु आर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। तो उनको बेसिकली ऐसे पॉलिसीज बनाना पड़ेगा जिससे वो जिस तरह से आपके मुल्क को लूटते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। जिस तरह से फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, आपको पता है थैलों में लेके जा रहे हैं डॉलर्स और अफगानिस्तान में बेच रहे हैं। लाइक हाउ इज दैट ए गुड आइडिया, स्पेशली एट दिस टाइम, राइट? एटलीस्ट प्राइवेट बैंक्स में अगर वो पैसे पड़े हुए हैं आपके डॉलर्स, देन यू कैन शो कि भाई मेरे पास डॉलर्स हैं, एंड देन यू कैन रीनेगोशिएट दिस थिंग्स, या एग्जैक्टली और तो सर इसमें वो जबरदस्ती भी कर सकते थे। लाइक पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुड हैव borrowed these dollars from its own population, जो प्राइवेट बैंक में लेके बोले कि हम बाद में आपको दे देंगे इसी रेट पर और विद सम interest, but right now we need this money. I don't know why they have not thought of doing that. बिल्कुल सही, लेकिन सर बात तो वही है। खैर मैं भी इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तान ऐसा गरीब मुल्क नहीं है, मिसमैनेज मुल्क है, कि मैनेजमेंट जो यहाँ पर बैठी है कंट्री को मैनेज करने के लिए, उनसे ठीक से चल नहीं रही है, वो चीज़ों को ठीक तरीके से आगे लेके नहीं जा रहे हैं। वरना अगर देखा जाए तो हर चीज़ पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है, लेकिन ये लोग काम अगर ठीक से करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और खुद ये सोचेंगे कि हमने खुद ही कमाना है, तो शायद कुछ चीज़ें ठीक हो पाएं। सर डिफेंस क्या कहा जा रहा है कि यानी बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की, वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है, और 2022 में 2023 में जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ये आगे बढ़े हैं, और बढ़े भी हैं, या सर बस हमें बताने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है पाकिस्तान को? देखिए 2023 के जो फिगर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, अभी तो क्वार्टर ही हुआ है, राइट? 3 महीने खत्म हुए हैं, अभी और 9 महीने बाकी हैं। सो दिस आर प्रोजेक्शंस, लेकिन 2022 के जो फिगर्स हैं वो तो सामने आ गए हैं। सो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो अनाउंसमेंट आया है कि इंडिया के 22-23 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15,900 करोड़ रुपये, ह्यूज अमाउंट है। इट इज ह्यूज ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर वगैरह। लेकिन अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो $2 बिलियन से कम हो। तो आप तो अब तो कई खबरें सुन चुकी हैं, मैंने शायद आपने भी खुद एक शो किया कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स नाउ हैव रीच्ड 750 बिलियन। वो प्रोजेक्शंस हैं या मार्च टू मार्च है, आई डोंट नो व्हाट द डेटा इज। 2022 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स वे 452 या 453 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स थे, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर लेस देन $2 बिलियन। तो वो सोचिए आप कितना मिनिस्क्यूल है कंपेयर टू इंडिया ओवरऑल।
450 ले लें या 750 ले लें, ईदर ऑफ द टू ले लें, ये $2 बिलियन इज अ वेरी लो अमाउंट। दूसरी चीज ये है कि मैं जो सबसे ज्यादा जो रिलायबल डेटा है ऑन वेपन्स वो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर सिप्री जो कहते हैं उस पर, तो मैं जाके सिप्री का डेटा देख रहा था, तो सिप्री के डेटा के मुताबिक इंडिया हैज बीन इन द पिछले 4 साल में 2018 से 2022 तक इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। यानी जो सारी दुनिया में जो इंपोर्ट्स हुए हैं उसका 11% इंडिया इंपोर्ट करता है, राइट। सो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इंडिया जो वेपन्स कर रहा है। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया है 9 पॉइंट कुछ पर, और इस साल 2022 में ऑब्वियसली यूक्रेन वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, द थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर। इंडिया उससे भी ज्यादा आ, लेकिन एक्सपोर्ट्स में टॉप 25 में इंडिया का नाम नहीं, जॉर्डन का नाम है। जॉर्डन क्या एक्सपोर्ट करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है क्या वो ऊंट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे अरब मुल्कों को ताकि वो अपनी कैवलरी में ऊंट को इस्तेमाल करें। क्यों नाम क्यों नहीं है सर इंडिया का? अब इजिप्ट का कैसे, इनका नाम कैसे हो गया? बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर नॉट दैट मच जितना ये क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आप जाके देखें व्हाट आर यू एक्सपोर्टिंग में, अगर आप देखें तो जो हाईटेक दो चीजें हैं इंडिया, एक के वो जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो बेचते हैं AHL कहते हैं, तो वो बेच रहे हैं। और उसमें भी शायद इक्वेडोर का ऑर्डर जो उन्होंने बेचा था वहां पे 3-4 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। दूसरी चीज ये है कि वो POV कहते हैं, वो जो कोस्ट गार्ड की जो बोट्स होती हैं जो कोस्ट गार्ड यूज करते हैं पेट्रोलिंग वगैरह के, तो उस तरह के बोट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं मॉरिशस वगैरह को। तो दो ज्यादा मोर हाईटेक आइटम्स। एक जो बड़ा ऑर्डर आया है वो ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं जो फिलीपींस ने खरीदे हैं 3000 करोड़ का, और दे आर सेइंग कि वो भी शायद अभी जो 2-3 मिस फायर हुए ना मिसाइल्स, तो शायद उसके वजह से दैट ऑर्डर कुड गो। बट बाकी के जो एक्सपोर्ट्स हैं विच आर क्लब्ड अंडर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, उसमें लेदर है और इस तरह की भी चीजें हैं। सो द थिंग्स दैट इंडिया इज कैटेगराइजिंग एज, हो सकता है कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री इज एक्सपोर्टिंग दैट, तो इंडिया के लिए दे आर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बट दे मे नॉट बी आर्मामेंट एक्सपोर्ट। सो जो सिप्री का जो लिस्टिंग है वो आर्मामेंट है, लेकिन उसमें बेल्जियम का भी नाम है ऑन द 24th स्पॉट, एंड आई डोंट नो व्हाट बेल्जियम एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, नेवरदलेस व्हाटएवर द कैटेगरी इज, अगर आप उसको डिफेंस में डालें या ना डालें, सर्विसेज मर्चेंडाइजेस में डालें, व्हाटएवर इट इज, द एक्सपोर्ट्स इंडिया के डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 450 से लेकर 350। 2022 इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन ट्रेड थी। हालांकि डेफिसिट अभी भी इंडिया का ट्रेड काफी था। 2022 में तकरीबन 450 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे, लेकिन 700 से ज्यादा बिलियन के इंपोर्ट्स थे। और जो टॉप के 10-15 कंट्रीज हैं, सिर्फ जर्मनी से कुछ बैलेंस्ड है ट्रेड, और US से बैलेंस का इंडिया को एडवांटेज है, कुछ 30-40 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं US को और इंपोर्ट्स कम। लेकिन बाकी दूसरे मुल्कों से इंडिया हैज ए नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, यानी ट्रेड तो बढ़ रहा है। सो वील हैव टू सी इस साल में क्या होता है। 2023 में अगर $750 बिलियन के एक्सपोर्ट्स होते हैं तो इंपोर्ट्स कितने होते हैं। तो इसमें ये जो सवाल उठता है ना कि इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग सो मच, इंडिया अपनी डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उससे 50% से ज़्यादा चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, and a lot of it is from Russia। और अभी भी इंपोर्ट्स अपेरेंटली रशिया के साथ दे आर स्टिल वेरी हाई। और इंपोर्ट्स जैसा कि S-400 मिसाइल्स खरीद रहे हैं, तकरीबन वो 6-8 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट एक ही पैकेज था। तो इस तरह के हाईटेक हथियार इंडिया इज इंपोर्टिंग। अब वो सबमरीन खरीदना चाह रहे हैं, इटली से खरीदें या फ्रांस से खरीदें, दैट विल आल्सो बी ए बिग ऑर्डर। रफाल जैसे बड़े बड़े
हाई टेक, और ये दे आर नॉट जस्ट हाई टेक बट दे आर आल्सो हाई प्राइस्ड आइटम्स ना। एक एक जेट फाइटर $100 मिलियन का होता है। ट्रू। So India is importing very high-tech stuff, और जो हाई-टेक एक्सपोर्ट जो इंडिया करना चाह रहा है, तेजस फॉर एग्जाम्पल फाइटर्स, उसमें कह रहे हैं कि इजिप्ट और अर्जेंटीना और 2 पोटेंशियल कंट्रीज जो शायद 20 और 30 तेजस खरीदेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फर्म ऑर्डर्स इंडिया हैज नॉट साइंड, लेकिन तो कोशिश तो की जा रही है टू रैंप अप। जो बेंगलोर में एरोनॉटिकल जो फेयर हुआ था ना, फाइटर जेट F-35 आया हुआ था, तो उन दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि इंडिया के जो लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट्स थे विच इज 2022 $1.5 बिलियन, दैट इज कंफर्म फिगर। वो $1.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए थे। दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ $5 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2025, यानी उसको ट्रिपल करना चाह रहे हैं, 300% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2-3 years वी विल सी। But for a country that India के जो total exports are 750 साल और defense exports are 2, so that means it's a very minor sector अभी भी, which is quite surprising, you know, क्योंकि डिफेंस के अंडर में आप बहुत चीजें भी भेज सकते हैं, यूनिफॉर्म्स भेज सकते हैं, उनकी टोपियां भेजें, उनके बेल्ट्स बना के भेजें, जूते भेजें, हाई टेक स्टफ, राइट? यू कैन एक्सपोर्ट दिस थिंग्स एंड दे कैन बी डिफेंस। कई चीजें भेज सकते हैं आप। मैं बेल्जियम में काफ़ी दिन गुजारा था डूइंग सम वर्क, तो मैं देख रहा था कि बेल्जियम के एक्सपोर्ट पर कैपिटा एक्सपोर्ट बहुत हाई है, बिकॉज वन ऑफ देयर इंडस्ट्रीज इज डायमंड्स ना। अब तो इंडिया इज नंबर 1, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया आरजू काजमी और उनके होस्ट किस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि भारत का डिफेंस बजट मतलब $2 बिलियन ही है, और पाकिस्तान की ये स्थिति है कि $1 बिलियन के लिए वो IMF के सामने घुटने टेक रहा है। मतलब $1 बिलियन मिल जाए शायद हम पाकिस्तान की थोड़ी सी स्थिति सुधार कर लें, और इधर $2 बिलियन आर्मी को दिए जा रहे हैं डिफेंस बजट पर। यह तो कहीं ना कहीं कम है हमारे बजट के हिसाब से, लेकिन आने वाले समय में बताया गया कि इस पर और 2023 में और ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।